गीता की जिंदगी में इतनी जल्दी जल्दी घटनाएं घटी कि वह स्वयं हैरान रह जाती थी। वह औरों की ठहरी हुई क्रमबद्ध सहज जिंदगी देखती तो सोचती कि उसके लिए कुछ भी लिखते समय विधाता अक्कड़ बक्कड़ खेल कर लिखता रहा, या जब भी छीनना हो तो किससे छीने और वो चोर निकलकर उसी पर टिक कर भाग लेता। विधाता ने लिख दिया कि गीता के पैदा होते ही उसकी माँ का निधन हो जाएगा। शादी के 1 साल होते ही बेटी भी पैदा हो गई और वह 1 साल में ही विधवा भी हो गई। महज 18 साल की थी जब उसके लिए पहला रिश्ता आया। रिश्ता भी ऐसा कि पिता आलोक बाबू चकरा गए। इतना सुंदर लड़का और शहर का नामी घराना। घराना नामी है तो इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चे बिगड़े हुए होंगे। कहीं कोई बात तो नहीं। इतना नामी घराना, बहुत सज्जन स्वभाव के सब लोग। नामी होना पैसे से ही नहीं होता। हर व्यक्ति की इज्जत भी इंसान नहीं करता, पर उस घराने का तो शहर में बेहद सम्मान है। ऐसे घर से जब श्यामलाल रिश्ता लेकर आया तो गीता के पिता आलोक बाबू श्यामू का मुंह देखते रह गए। अरे श्यामू, दिमाग तो तेरा ठीक है? कहाँ वे हवेली वाले और कहाँ हम? अरे बाबूजी, अपनी गीता बिटिया भी तो लाखों में एक है। बीच वाले देवलाल बाबू का लड़का है, पढ़ा लिखा और सुंदर। बाप के साथ ही काम कर रहा है। 2 बेटे हैं, बड़े का ब्याह हो गया है। श्यामू, देवलाल जी का काम क्या अलग है? मैं तो सोचता था वही व्यवसाय है। आलोक बाबू आश्चर्य प्रकट कर पूछते हैं। तीनों भाइयों का काम अलग अलग है, पर खर्च सेठ धनपत जी ही चलाते हैं। अब यह तो पता नहीं कि तीनों बेटे सेठ जी को कुछ देते हैं या सेठ जी के व्यापार से सब खर्च होता है। सेठ जी का सराफे का काम है, लेन देन का ज्यादा है। आप तो जानते ही हो, सराफे में गिरवी गाठे का काम ज्यादा होता है। सुनकर आलोक बाबू सोच में पड़ गए। अभी तो घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है, 1-2 साल में क्या फर्क पड़ जाएगा। बाद में जूते घिसने पड़ेंगे। फिर यह तो इतना पहचाना खानदान है, बिन माँ की बच्ची वैसे भी कैसे पार लगेगी। पर श्यामू, एक बात समझ में नहीं आई। गीता के लिए खुद उन्होंने स्वयं ही रिश्ता भेजा। ए लो बाबूजी, अपनी बिटिया कौन कम है? जहाँ खड़ी हो जाए उजाला हो जाए। धूप सी है, देखा होगा कहीं। दरअसल श्यामलाल का आना जाना सेठ जी की हवेली में खूब था। सारे नेक टेले का काम वही करता था, बर्तन भांजी भी वही बांटता। उस परिवार में बच्चा होने पर भी तो श्यामू का काम बहुत बढ़ जाता। तब तो उसकी पत्नी धनिया भी सब काम करने आती। जच्चा के तेल लगाना, बच्चे की मालिश करना, सोहर गाना, सब उसका काम होता। सेठ जी का इतना बड़ा घराना, उनके जैसे 10 घर तो हवेली के बीच के हिस्से में ही बन जाए। हाथी की ऊंचाई वाला फाटक, खूब बड़ा अहाता, दूसरी मंजिल पर बने बड़े से गलियारे में बने बड़े बड़े कमरे। पहले कभी उनके घर में हाथी पलते होंगे, इसलिए पील खाना था। 4 घोड़ों की बग्घी थी। अब हाथी घोड़े तो नहीं थे, पर निशानियां तब भी पड़ी थी। बिना घोड़ों की बग्घी और हाथी के झूल, मोटी मोटी जंजीरें और बड़ा सा खूंटा। कभी बड़ी लंबी सी शेवरलेट गाड़ी थी, जिसका आगे का हिस्सा ही इतना निकला था कि एक गाड़ी बन जाए। जब सेठ धनपत लाल की गाड़ी निकलती थी तो बाजार भर जाता। समय ने वह गाड़ी शोपीस कर दी थी। बाद में कबाड़े के भाव चली गई, जिसका सेठ जी को बड़ा दुख था। बेकार बेच दी। देखने दिखाने की चीज थी। बड़े बड़े गोदाम बन गए थे जो किराए पर उठे थे। खुद तीनों बेटों के काम और सेठ जी का व्यवसाय था। उस फाटक के खुलने बंद होने से जैसे शहर जागता सोता था। 85 मजदूर व्यापारी उसके अंदर आते जाते तो लगता एक शहर चल रहा है। आलोक बाबू ने एक बार तो रिश्ता टालने की सोची। अरे, औरतों की बातें हैं, पता नहीं हवेली वाले बाबू यह ना कहे, ले मखमल में टाट का पैबंद कहीं लगता है। वे साधारण दुकानदार और बिन माँ की बच्ची, ऐसा क्या देखा है। अपने घर के सामने से तो सैकड़ों लड़कियों को देखते हैं, सभी तो अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी होती हैं। बेटी भी ना, भगवान कैसे गढ़ते हैं, बेटियां कितनी सुंदर होती हैं। पर फिर वे बड़े भाई से सलाह कर ही बैठे।
भाई साहब, आप ही बताइए क्या करूं? शामों की कही बात है और फिर अभी 18 की ही हुई है। अशोक बाबू की पत्नी उर्मिला ने ही एक तरह से गीता को पाला, इसीलिए उस पर वो अपना अधिकार समझती थी। बोली, 18 की है, ब्याह लायक तो हो ही गई है, साल 2 साल में क्या फर्क पड़ेगा। घर बैठे अच्छा रिश्ता आ रहा है, उस घर से जुड़ने से समाज में अपनी भी इज्जत बढ़ेगी और बच्चों के भी ब्याह अच्छे घरों में हो जाएंगे। उर्मिला की बात सुन दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। बात तो भाभी ठीक ही कह रही हैं। आलोक बाबू बोले, भाभी ठीक तो कह रही हैं, पर अभी 18 की ही हुई है। अशोक बाबू सोच में पड़ गए। 18 की तो हो गई ना, साल 2 साल में क्या फर्क पड़ेगा, कर दो देवर जी, सब बहुत अच्छा है। पर नियति शायद मुंह फेर कर खूब हंसी होगी कि यही साल 2 साल गीता की जिंदगी के निर्णायक साल होंगे। चटमंगनी पट ब्याह हुआ, शहनाई बजी और साल बीतते बीतते ढोलक बज उठी। गीता माँ बन गई। ऋतु साल भर की भी नहीं हुई कि गीता की जिंदगी धुल पुछ गई। गीता की सास ने देवी माँ के दर्शन बोल रखे थे, जाना था। लौटते में गाड़ी पलटी, 7 प्राणी सवार थे, पर गीता के पति का सिर शीशे से टकराया और वह परलोक सिधार गया। सास ससुर गीता को देखते आंखें गंगा यमुना हो जाती। 21 साल की बहू किसके सहारे रहेगी? उनके बाद उसका क्या होगा? जवान बेटे की मौत ने असमय बूढ़ा कर दिया था, साथ ही जीने की कोई लालसा भी नहीं रही। मन भी बुझ गया, बस अब चिंता थी तो गीता की। देवलाल बाबू ने ऐलान कर दिया, गीता की शादी करेंगे और वे खुद कन्यादान करेंगे। गीता आंसू भरकर सास शारदा देवी के सामने खड़ी हुई। माँ, माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ऋतु है ना? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि शारदा देवी बोली, नहीं बिटिया, ऋतु हमारी है, मेरे बेटे की अमानत। पर माँ, मैं ऋतु से अलग नहीं रह पाऊंगी। नहीं बेटी, अभी तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। हम लोगों का क्या है, आज है कल नहीं रहेंगे। ऋतु हमारी है, हमारे पास रहेगी। पर मैं उसके बिना। अभी वह बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि देवलाल बाबू आ खड़े हुए। आते आते उन्होंने गीता की बात सुनी और बोले, और गीता बिटिया, हमसे नहीं पूछोगी हम कैसे रहेंगे? हमारा तो बेटा भी गया और उसकी निशानी भी। नहीं ऋतु, मैं मुझे अपना उदय दिखता है, पर मैं भी कैसे जी पाऊंगी? गीता की आंखों से अश्रुधारा बहती रही। शारदा जी की आंख से आंसू लगातार बह रहे थे। उनकी हिचकी बंद गई। अपने रोने को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। अपना पल्ला उन्होंने मुंह में घुसा लिया, फिर पलटकर दौड़ती सी रोती रोती चल दी। फिर दरवाजे के पास रुककर बोली, मुंह से एक बार कह दे ऋतु, उदय की नहीं है, मैं गोद में भी नहीं उठाऊंगी, और सीधे निकल गई। गीता ने मुंह नीचे कर लिया। गीता, जमीन पर आओ, ऋतु अभी छोटी है, वो किसी को भी अपना लेगी, पर बड़ी होकर उसका अलग होना मुश्किल होगा। ऋतु अब माया के पास रहेगी। देवलाल बाबू का बड़ा बेटा मुंबई में रहता था। 8 साल हो गए थे शादी हुए, पर संतान नहीं थी। वैसे भी जब ऋतु हुई थी तब ही देवलाल बाबू और शारदा देवी ने सोच लिया था कि छोटे की दूसरी संतान होगी तो बड़े बेटे अमित को दिलवा देंगे। इसके लिए बातों ही बातों में वो गीता से कह भी चुके थे। गीता का दिल अच्छा है, गीता से कहेंगे कि एक बच्चा माया की गोद में डाल दे। पर अब सब खत्म हो गया। पर हम अपनी ऋतु को पराए घर नहीं जाने देंगे। ऋतु हमारी है, हमारी रहेगी। और शारदा देवी, मेरा उदय, कहती वहां से चली गई। भारी हृदय से गीता पहले 1 साल मायके रही। पिता आलोक बाबू ने ही रिश्ता ढूंढा। फिर दूसरे साल पिता के घर से ही विदा हुई, पर जिम्मेदारी देवलाल बाबू ने उठाई। गीता के विदा होते ही बिना पीछे मुड़े देवलाल बाबू चले आए थे। शादी होने के बाद गीता ससुराल आई। माँ तो वह तब भी थी, पर अब वह 5 साल के बेटे आरव की माँ भी थी। मनीष की पत्नी भी एकाएक ही खत्म हो गई थी। सिर में दर्द हुआ और चकरा कर गिर गई।
दो ऐसे प्राणी जिन्होंने अपना अपना साथी खो दिया था, विधाता ने एक दूसरे का दुख बांटने को एक कर दिए। रितु को फिर नहीं देख पाई। नहीं गीता, अब ये 3 साल अपनी जिंदगी से निकाल दो, बिल्कुल भूल जाओ, देवलाल बाबू ने गीता को विदा करते हुए कहा था। पर रितु को अभी वह पूरी बात भी नहीं कह पाई थी कि शारदा देवी कठोर स्वर में बोली, गीता, कहा ना भूल जाओ, सब कुछ भूलने की कोशिश करो, तब ही सुखी रहोगी। एक दिन तुम खुद ही कहोगी कि अच्छा हुआ रितु को नहीं लाई, हमारी तो आत्मा है, हमारे आंगन का नगीना। कहते कहते शारदा देवी का गला भर आया। रितु में मैं अपने उदय बेटे को देखती हूँ, उसे देख देख जी लूंगी, मुझसे मेरा उदय मत छीनो। विदाई में खड़े सब उदास तो थे ही, पर सबकी आंखें जैसे बरसने लगी। खुद गीता की नई सास ने गीता से कहा, गीता, बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज भावना में बह रही हो, कल उन्हें धन्यवाद दोगी। देवता लोग हैं, रितु उनके पास ही रहेगी। रितु को फिर कभी नहीं देखा, ना उसके विषय में सुना, क्योंकि उस दिन के बाद उस घर से विराम लग गया था। धीरे धीरे नई गृहस्थी में गीता रम गई। फिर रिया गोद में आ गई। अब रितु कभी कभी ध्यान में आ जाती, कुछ देर सोचती, फिर अपने नए वातावरण में रम जाती। उसे सोचने का समय ही नहीं मिलता था। मनुष्य रुकता है, आगे पीछे देखता है, पर समय नहीं रुकता। हर पल समय बदल जाता है और निकलता जाता है। उम्र समय की बढ़ती है, मनुष्य की तो घटती है। 20 साल का समय कदम दर कदम निकलता चला गया। आरव मुंबई में सर्विस करने लगा। रिया देहरादून पढ़ने चली गई। मुंबई में आरव अकेला रह रहा था। अब उसकी शादी कर दी जाए। मनीष की इस बात पर गीता सहमत थी। हाँ, और क्या सर्विस कर ही रहा है, अकेले दिक्कत हो रही होगी, शादी कर देनी चाहिए, बात करो उससे। गीता मनीष की हाँ में हाँ मिलाकर बोली। आरव पापा की बात सुनकर अचकचा गया। पापा जल्दी क्या है, छुट्टी में घर आऊँगा, बात करेंगे। बात करेंगे? क्या मतलब? बात क्या करनी है? अब सेटल तो हो ही गए हो, बात क्या करनी है? रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। बुआ ने बताया है लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए? अब बात क्या करनी है? पर जब हाँ हाँ पापा, हाँ हाँ पापा कहकर आरव बात उड़ा गया, तो गीता का माथा ठनका। लगता है कुछ चक्कर है, गीता बोली, तो मनीष उसका मुंह देखने लगा। जिस ढंग से कह रहा है आऊँगा, आकर बात करूँगा, इसका मतलब है कुछ चक्कर है। स्त्रियों की छठी इंद्रिय शीघ्र जागृत हो जाती है। ठीक है, अभी बुआ जी से कुछ नहीं कहना, अब आ जाए आगे तभी बात होगी। लगता है कुछ चक्कर है। चक्कर चक्कर क्या हो सकता है? मनीष ने जब उसकी ओर देखकर कहा, तो उसने माथा ठोक लिया। तुम्हारी कुछ समझ में ही नहीं आता है। जरूर कोई लड़की आ चुकी है उसके जीवन में, और सच भी वही निकला। यह रितिका है माँ, मेरे ऑफिस में ही है। माँ, आप मिलोगी तो आपको अच्छा लगेगा। अपने मोबाइल में से पतली दुबली सी लड़की की कई तस्वीरें दिखलाता हुआ बोला। लग तो अच्छी रही है, पर क्या माँ? उसे अटकता देखकर बोला, एक बार मिल लेना। अरे ठीक है, लड़की अच्छी होनी चाहिए, तुझे पसंद है बस, हमें क्या चाहिए, तू खुश रहे। मनीष ने बात को वहीं विराम देते हुए कहा। मनीष जानते थे बच्चों से बहस करने या पूछताछ करने से कोई फायदा नहीं। माँ बाप दुनियादारी देखते हैं तो बच्चे वर्तमान देखते हैं। बस देख कोई बहुत अलग जाति तो नहीं है ना। पापा, किसी को किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता है। अलग कास्ट होगी भी तो आजकल खान पान सब एक से हैं, फेस्टिवल सब एक से हैं, कोई अलग है? फिर भी मनीष ने गीता का मन पढ़ने की कोशिश करते कहा, पापा, किसी को किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। कौन सा रिश्तेदार है जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हो? कोई है? सब रिश्ते के नाम पर तो जैसे झाड़ू फिर गए हैं। एक बहन है, उसके बच्चे दोनों विदेश में हैं, और तो कोई अब दिखता ही नहीं। मामा जी को देखे ही सालों हो गए। बस
होली दिवाली फ़ोन पर बात हो जाती है और तो कोई है ही नहीं। रिश्ते जुड़ने से जुड़ते हैं, एक डोरी बंधी रहती है, नहीं तो परिवार की चरखी घूमती रहती है, पतंगे उड़ उड़ कर ना जाने कहाँ चली जाती है। वैसे भी हर चरखी के साथ एक पतंग की डोरी ही बंधी रहती है। रितिका के पापा कल आएंगे। पापा, कल कह दूं आने को? जाने का समय हो रहा है, परसों तो जाना है ही। हाँ बुला लो, कल आ जाएंगे। प्रश्नवाचक दृष्टि से गीता की निगाह उठी तो आरव बोला, माँ मैं तो मिल चुका हूँ, आप लोगों से आगे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लोटस गार्डन में बुला लो, वहीं ठीक रहेगा, घर में तो दिक्कत होगी। गीता सोच कर ही घबरा गई कि कैसे कल ही सारा घर ठीक करे। खाने का इंतजाम भी अच्छा होना चाहिए, प्रभाव तो ठीक ही पड़ना चाहिए। ये ना सोचे कैसे घर में बेटी जा रही है। अब इन सब झंझटों से मुक्ति चाहिए, यही अच्छा है कि रिसॉर्ट में मिल ले। गीता ने सोचा। हाँ माँ, वहीं रुक जाएंगे, मुंबई से आएंगे, उनकी फ़्लाइट 8 बजे आ जाएगी, यहाँ 10 बजे पहुँचेंगे, वहीं उनके ठहरने का इंतज़ाम करा देता हूँ। लौटने की फ़्लाइट शाम की है। गीता कभी आरव का और कभी मनीष का चेहरा देख रही थी। सारा कुछ इंतज़ाम तो पहले ही हो रखा है, वो ना पूछते तब भी सब कुछ तय है। सोच रही थी रितिका से बात कर ले, पर क्या बात करेगी? रितिका भी आ रही है क्या? वह भी बता दे, वह भी तय है क्या? आरव से हंसते हुए बोली, नहीं अभी नहीं माँ, छुट्टी उसकी ज़्यादा हो जाएगी ना, अभी नहीं लेगी। लोटस गार्डन में बैठे रितिका के माँ बाप उन्हें आते देखकर आगे बढ़ाए, लेकिन उन्हें देखते ही गीता के कदम रुक गए। वह पसीना पसीना हो उठी, जैसे अभी गिर पड़ेगी। 20 साल के अंतराल ने चेहरों पर अनेक बदलाव ला दिए थे, पर वे अमिट चेहरे एकदम सामने आ गए। आओ गीता, आओ, कहते हुए रितिका की माँ ने उसे पकड़ लिया। आरव और मनीष चौंक उठे। माँ, आप जानती हो? आरव बोला, उसके चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता से भरे भाव तिराए। गीता हाँ में सिर हिलाकर रह गई और कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़कर बैठ गई। फिर धीरे से, करीब फुसफुसाहट से ही बोली, क्या ये रितिका ही रितु है भाभी? हाँ गीता, और कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। गीता का सिर नीचे झुक गया, अपनी भरी आंखें वह छिपाना चाहती थी। धीरे से रुमाल से उन्हें पोंछा, पर कहीं अंतरतम से निकले भाव छिपते हैं। चेहरा कितना भी बदल लो, पर असली चेहरा सामने आ झलक झलक जाता है। आरव हैरान सा दोनों को धीरे धीरे बात करते देखता रहा, फिर बोला, माँ आप रितिका को कैसे जानती हैं? जब इन्हें जानती हूँ तो रितिका को भी जानूंगी। नहीं, बस यह मालूम है कि इनकी एक बेटी है और कुछ नहीं। अच्छा आरव, कुछ ठंडा गरम तो मंगा। कहाँ है यहाँ का वेटर, तो दिख ही नहीं रहे। कहती गीता माहौल बदलने का प्रयास करने लगी। उसकी असली इच्छा वहाँ से आरव को हटाने की थी। आरव के साथ ही मनीष भी देखने चले गए। मन में अलग ही चिंता होने लगी। कैसे होगा अब रितिका और आरव का विवाह? आरव के जाने पर गीता माया भाभी से बोली तो अमित बोल उठे, क्यों, इसमें क्या परेशानी है? कोई नहीं, इसमें सोचना कैसा, वह तो अब हमारी बेटी है, तुम्हारा क्या मतलब? गीता कुछ बोलती इससे पहले ही अमित फिर बोले, न गीता, कुछ नहीं, तुम अब बिल्कुल शांत रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आरव को आते देख बोले, हाँ बेटे जी, मैं ज़रा कॉफ़ी पीना चाह रहा हूँ, मिलेगी क्या? हाँ अंकल, कॉफ़ी आ रही है। ओह, तो रितिका ने यह भी बता दिया कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। तुम लोग ये बातें करते हो, कहकर हो कर हंस दिए। पर गीता का मन चिंताग्रस्त था, जैसे वो चारों ओर की बातें सुन ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं आई। तभी आरव का मोबाइल बज उठा। सबकी निगाहें उधर ही उठ गई। क्यों, रितिका ही है ना? चैन नहीं पड़ रहा होगा।
पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी। माया बोली, बहुत डरती है। मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ क्यों होता है? सीधा साधा कुछ नहीं होता, जरूर कुछ ना कुछ पेच फंसेगा। मुझसे कह रही थी, मम्मी सब ठीक है, फिर भी देखना, इसीलिए बेचैन होगी। कहने के साथ ही माया उलझन में पड़ गई। अगर गीता रितु को ले आती तब वह बहन भाई के रिश्ते से बनते। वो तो लाई नहीं या लाने नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली। सच, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। नहीं आंटी, रिया का फोन था, कह रही थी मेरे बिना कोई काम नहीं होगा, भाभी को पास मैं ही करूंगी। आओ गीता, जरा रिसॉर्ट देखकर आए, यहाँ क्या क्या है। रिसॉर्ट में कुछ पिंजरे बने थे। बड़ा सा पहाड़ी कछुआ था जो अकेला ही धीरे धीरे अपने दिन काट रहा था। शायद उसे यह भी नहीं मालूम होगा कि उसके भी जैसे और जीव हैं, अलग अलग रंग के छोटे बड़े खरगोश। एक पिंजरे में हिरन थे, बारहसिंगा था। चिड़िया तो बहुत तरह की थी। उन्हें देखते वे फव्वारे के किनारे पर बैठ गईं। गीता के कान में दूसरी विदाई के समय बोले बार बार उदय की माँ के शब्द गूंज रहे थे, गीता, आज के बाद हमारे सारे संबंध खत्म। ना तुम हमसे मिलोगी, ना हम तुमसे। कहना चाह रही थी याद भी मत करना, पर उस पर तो वश नहीं है। तू भूल जाना ये जिंदगी के 3 साल हमारे साथ बिताए, उन्हें कभी मत गिनना। उसकी आंखों से आंसू जैसे फूट पड़े। भाभी, ये कैसा बंधन दिया विधाता ने, क्या खेल किया है। उसकी हिलती पीठ पर माया हाथ रखकर बोली, मत सोच गीता, ये बंधन जन्म जन्म के होते हैं। कैसी है माँ? वह बीते 20 साल जान लेना चाहती थी। तुम्हारी विदाई के बाद मम्मी जी रितु को छाती से लगा बिलख पड़ी थी, बहुत रोई थी। उसके बाद उन्हें हंसते किसी ने नहीं देखा। 5 साल और रहीं, सूखती चली गईं। ये तो हमेशा से ही बाहर रहे थे, इसलिए कभी इनके होने का एहसास तो मम्मी जी को कभी था ही नहीं। हाँ, छाती भरी रहती कि कोई तो है। बाबूजी और 3 साल रहे हमारे पास, नहीं आए, वहीं रहे थे। छोटे चाचा चाची ने उनका ख्याल रखा। बाबूजी को छोटे चाचा जी से बहुत लगाव था। वे मुंबई नहीं आए कि यहाँ ही मन लगता है, अब अपनी देहरी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हर साल हम ही आ जाते थे छुट्टियों में। रितु से खूब बातें करते थे। सुन सुनकर गीता के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर में प्रकृतिस्थ होकर बोली, भाभी, क्या यह संबंध ठीक रहेगा? गीता, भावुकता से नहीं, यथार्थ में आओ। रितु तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। फिर कुछ रुककर बोली, गीता, यहाँ मालूम है कि तुम्हें एक बेटी है? हाँ, यह तो मनीष जी को मालूम है, पर आप लोग उसके माता पिता हो ये अभी तक नहीं मालूम है। शायद जब बात आएगी तब समझ जाएंगी। यह तो संयोग है कि आरव और रितु की मुलाकात हुई है। यह तो मैं भी नहीं समझ पाई थी कि रितिका ही रितु है। तब एक बार भी मत सोचो गीता, भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारी बेटी तुम्हारी गोद में वापस आ रही है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मासी सासी नहीं, माँ ही मिलेगी। एक बार ध्यान से गहराई से सोचो, आरव के माँ बाप अलग हैं और रितु के माँ बाप अलग हैं। जब कहीं जीन्स एक नहीं है तो बहन भाई कैसे हुए? और इस बात को आगे लाओ भी नहीं, यहीं ख़त्म करो। ना मन में कोई मलाल रखो। अब रोना बंद करो और मुस्कुरा दो। कुछ देर गीता का झुका सिर झुका ही रहा, फिर झटके से उठ खड़ी हुई। चलो भाभी, कहते उसने फव्वारे के पानी से मुंह पर छींटे मारे, रुमाल से मुंह पोंछते हुए मुस्कुरा दी और चल दी एक नए रिश्ते को अपनाने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।